हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं डियर लर्नर्स? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं आप सब लोगों का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान। और आप सब लोगों को पता है कि इसमें जो है हम क्लास 9 से लेके क्लास 12 की फिजिक्स के लेक्चर्स पढ़ते हैं। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूं, क्लास 12 का है। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों का थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस जो देखते हैं, जो इतना कुछ प्यार दे रहे हैं। सो उनके मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो को मैं पिछले वीडियो से ही कंटिन्यू करता हुआ आगे ले जाऊंगा। लास्ट वीडियो में जो कि था कूलम्स लॉ पे, जो हमने क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट किया था, उसी से ही आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो का जो है वो पैटर्न बनेगा। ऐसा तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में कूलम्स लॉ पढ़ा था, और कूलम्स लॉ का इक्वेशन आपको पता है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसा है। वो होता था कि भाई फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो है ना, वो डिपेंड करता है चार्जेस पे और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे तो यहां पर ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट आता है के, और इस तरह से इक्वेशन बनता था। और इस कांस्टेंट का जब आपको वैल्यू बताया गया, हमने बोला था कि ये जो कांस्टेंट है, ठीक है ना, इट इज अ कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है किस पे? ये कांस्टेंट डिपेंड करता है कि भाई चार्जेस किस मीडियम में है, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। जहां पर चार्जेस हैं, जिस मीडियम में चार्जेस हैं, उस मीडियम पे डिपेंड करती है के की वैल्यू, ठीक है ना। सो हम कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच का, वो इन फैक्टर्स पे तो डिपेंड कर ही रही है। चार्जेस पे तो ऑब्वियसली बात है करेगी, बड़े चार्जेस होंगे तो ज्यादा फोर्स होगा, छोटे चार्जेस होंगे तो कम फोर्स होगा। डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम होगा फोर्स ज्यादा होगा। ये तो फैक्टर्स हैं। लेकिन एक फैक्टर और भी है कि चार्जेस एक्चुअल में किस मीडियम में। और मीडियम से मतलब है कि भाई चार्जेस के बीच का स्पेस क्या है। मान लीजिए एक चार्ज Q1 यहां पर है, Q2 यहां पे है, तो इन दोनों के बीच का जो मीडियम है वो है क्या एक्चुअल में। whether the charges are in vacuum, whether the charges are in air, whether the charges are in water, whether the charges are in glass or anything else, ठीक है। सो उस चीज पे डिपेंड करता है, और उसी पे ये वैल्यू डिपेंड करती है के की, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो कि अगर मान लीजिए आप मान लें कि ये चार्जेस वैक्यूम या एयर में है, एयर या वैक्यूम लगभग हम एक ही जैसा मानते हैं, तो फिर ये फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है के का वैल्यू आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा कूलम्स लॉ का। के का वैल्यू हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं के को, और 4 पाई तो भाई जाहिर सी बात है नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। लेकिन सॉरी, ये एप्सिलॉन नॉट जो है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, दिस एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ना ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब एयर वैक्यूम, फ्री स्पेस है ना, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो जाहिर सी बात है एक्चुअल में एक्सप्रेशन ये है। और इस सब में जो कांस्टेंट पे हम फोकस करेंगे आज, इस कांस्टेंट का वैल्यू किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इस परमिटिविटी पे। अब ये परमिटिविटी क्या बला होती है, हम इसके बारे में ही आज जानेंगे। किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिटिविटी होती क्या है, ठीक है ना, वो हमने देखना है। तो भाई हमने चार्जेस को फ्री स्पेस में माना, तो इसीलिए हमने फ्री स्पेस की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया। अगर चार्जेस फ्री स्पेस में नहीं हुए, किसी और मीडियम में हुए, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, तो वहां पर फिर ये एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, वहां पर ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लिखेंगे एप्सिलॉन, खाली एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन क्या होगा?
उस मीडियम की परमिटिविटी जिसमें चार्जेस हैं। तो भाई के का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। और मीडियम पे भी क्यों कर रहा है? क्योंकि मीडियम में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम परमिटिविटी बोलते हैं, जो ये नंबर डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना? तो हम इस परमिटिविटी को आज समझेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है? और एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। इसका वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। अगर इसका यूनिट बनाएंगे तो बनेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है, ये हमने याद रखा हुआ है। ठीक है? ठीक है ना? इतना ही बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में कि भाई इसको ऐसे याद रखें, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये परमिटिविटी। और उसके बाद एक और टर्म आ जाती है, दैट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। तो आज हम ये देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सो यहीं से स्टार्ट करेंगे। यही इक्वेशन लिखूंगा मैं फिर से, और इसी इक्वेशन से पता लगाएंगे कि ये परमिटिविटी एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स किसी भी मीडियम में किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखूंगा क्योंकि इस वक्त मैं मान नहीं रहा हूं कि चार्जेस फ्री स्पेस में है। चार्जेस किसी भी मीडियम में हो सकते हैं। तो चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द फोर्स है। अब देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जो परमिटिविटी वर्ड निकला है, परमिटिविटी परमिट से निकला है। किससे निकला है? परमिट से। और परमिट का मतलब होता है किसी को परमिशन देना, अलो करना किसी को, टू अलो, टू अलो। तो अगर इसका लफ्ज़ी मीनिंग देखें ऐसे, तो ऐसा लगता है भाई दो चार्जेस अगर किसी मीडियम में हैं, प्लस क्यू, मान लीजिए प्लस क्यू दो चार्जेस हैं आर डिस्टेंस पे एक दूसरे से। तो इसका मतलब है अगर मान लीजिए ये चार्जेस मीडियम में है, तो ये मीडियम कितना अलो करता है इनको आपस में फोर्स लगाने पर, इससे कुछ रिलेटेड होता होगा परमिटिविटी। लेकिन यहां से अब इसको देखें, आप देख सकते हैं कि जितना परमिटिविटी का वैल्यू बड़ा होगा, ये एप्सिलॉन जितना लार्ज होगा, फोर्स उतना ही कम। मतलब परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतना कम होगा। ठीक है? और परमिटिविटी जितनी कम होगी, फोर्स उतना ज्यादा। तो ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया भाई। अगर इसका मतलब यहां से देखा जाए, परमिट का मतलब होता है मीडियम कितना अलो कर रहा है दो चार्जेस को, इसका मतलब ये निकल रहा है ना यहाँ पे। तो भाई अगर परमिटिविटी का मतलब होता है मीडियम अलो करना चार्जेस को, तो भाई मीडियम जितना ज्यादा अलो करेगा चार्जेस को इंटरेक्ट करने में, तो फोर्स उतना बढ़ना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सो भाई ये परमिटिविटी वर्ड का मतलब क्या है फिर? परमिटिविटी का वर्ड, परमिटिविटी का मीनिंग है तो वही, ये अलो करता है, लेकिन ये चार्जेस को अलो नहीं करता है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं व्हाट डज दिस परमिटिविटी मीन। इसका पहले फिजिकल फील देते हैं, फिर तो मैथमेटिकल डेफिनेशन आ ही जाएगा। दो चार्जेस जब भी किसी मीडियम में प्लेस किए जाते हैं, मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं और इनके बीच में कोई मीडियम है, कोई भी हो सकता है ना, तो होता क्या एक्चुअली में, आपको अभी आगे पढ़ना है कि दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते कैसे हैं। दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल याद रखो, आपको पता है दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, डिस्टेंस पे भी लगा सकते हैं, ये दूर है एक दूसरे से, लेकिन स्टिल दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? दो चीजें आपस में बिना कांटेक्ट के फोर्स कैसे लगा सकती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। जैसे अर्थ भी हम पे बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लगा सकते हैं, हम हवा में भी होंगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे लगता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास, अर्थ के अराउंड एक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड उसको बोलते हैं। सिमिलरली इन चार्जेस के अराउंड भी एक फील्ड होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस चार्ज का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे पर फोर्स लगाते हैं ये चार्जेस। ठीक है? उन फील्ड की वजह से। ठीक है ना? तो जिस मीडियम में ये चार्जेस रखे होंगे ना, तो ये फील्ड उस मीडियम में इंटरेक्ट करेगा। अब क्या होता है, मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही किसी मीडियम में फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है उस फील्ड को अपोज करने की, उस फील्ड को वीक करने की। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए इस चार्ज को मैं इधर बना लेता हूं प्लस की, इसका फील्ड बाहर की तरफ ऐसे फैला होगा, ऐसे बाहर की तरफ चारों तरफ फैला होगा ऐसे ना। लेकिन यहां पर जो मीडियम है ना,
वो इस फील्ड को वीक करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। ये एक हर मीडियम की प्रॉपर्टी है कि जब भी उसके जैसे कोई ग्लास, मान लीजिए बीच में ग्लास मीडियम है या वाटर मीडियम है, तो ग्लास या वाटर मीडियम में एक प्रॉपर्टी है कि वो इस चार्ज के फील्ड के इफेक्ट को क्या करते हैं, वीक करते हैं, कमजोर करते हैं। ऐसा कैसे कर पाते हैं? वो अपना भी फील्ड एक जनरेट करते हैं जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो इसको अपोज करता है। खैर उसमें हम आगे कैपेसिटर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप ऐसा मान लीजिए कि जिस मीडियम में ये चार्जेस है ना, उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, वो अपना एक इंटरनल फील्ड जनरेट करता है। जैसे ही ये चार्जेस मीडियम में आएंगे और इनमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मीडियम अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस। वो इन दोनों के फील्ड को क्या करना चाहता है? वीक, ठीक है ना। तो वो जो प्रॉपर्टी है मीडियम की इन दोनों के फील्ड को वीक करने की, उसी को बोलते हैं परमिटिविटी। उसी को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, ठीक है ना। तो भाई जितनी ज्यादा वो प्रॉपर्टी होगी मीडियम की इन दोनों के फील्ड को वीक करने की, उतना ये दोनों आपस में कम फोर्स लगा पाएंगे। दैट्स वाई कि परमिटिविटी जितनी ज्यादा परमिटिविटी, उतना इन दोनों का फील्ड वीक होगा और उतनी फोर्स जो है वो कम लगेगी। दिस इज द फील ऑफ परमिटिविटी, ठीक है ना। मतलब ये है इसका, ठीक है भाई। दो चार्जेस किसी भी मीडियम में रखे हों तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है वो अपने इंड्यूस फील्ड से उन दोनों के फील्ड को क्या करता है? वीक करता है, ठीक है ना। तो भाई अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है, इसीलिए चार्जेस जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स लगाते हैं दूसरे पे। दो चार्जेस आपके पास होंगे, वैक्यूम में कुछ अलग फोर्स लगाएंगे, अगर आप वाटर में रखेंगे तो फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि दिस परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। में थोड़ा सा हिंट लिख देता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम टू oppose the external electric field by the external electric field created by the interacting charges, ठीक है भाई। जो इंटरेक्टिंग चार्जेस हैं, जो दो चार्जेस हैं, मान लीजिए प्लस क्यू बीच में मीडियम, तो इनका जो फील्ड होगा जिनकी वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो मीडियम उस फील्ड को क्या करता है? वीक करता है, अपोज करता है भाई, उसके इफेक्ट को अपोज करने की कोशिश करता है। जितनी ज्यादा ये मीडियम में प्रॉपर्टी होगी उतना कम इन दोनों के बीच का फोर्स होगा। उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। और ये परमिटिविटी जो है, इसका यूनिट अगर हम निकालना चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं। अगर परमिटिविटी का वैल्यू निकालूं यहां से, तो बताओ परमिटिविटी किसके बराबर है? एफ इधर आ जाएगा, परमिटिविटी इधर, तो दिस इज 1/4 पाई एफ Q1/Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? देखिए अब यहां से इसका यूनिट अगर मैं निकालूं तो क्या बनता है? अभी निकाला था, जाहिर सी बात है कूलम तो कूलम स्क्वायर। 4 पाई का यूनिट नहीं होगा तो फोर्स का पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट बन जाएगा, ठीक है। और हर एक मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है। जो एयर या फ्री स्पेस जिसको हम बोलते हैं, एयर बोलो, वैक्यूम बोलो, फ्री स्पेस बोलो, कुछ ऐसा बोलो, इसकी परमिटिविटी सबसे कम होती है और दैट इज इक्वल टू 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सबसे कम वैल्यू है परमिटिविटी की, ठीक है ना। मतलब दो चार्जेस सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे लगाएंगे? एयर या वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, ठीक है। तो ये सबसे कम वैल्यू है परमिटिविटी की। बाकी मीडियम्स की भी होती है, जैसे एग्जांपल मिटा दूं इसको, चलिए ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे वाटर की बात करें, जैसे अगर मान लीजिए मैं ग्लास की बात करूं, वैसे ग्लास तो बहुत से टाइप के होते हैं, ग्लास की जो डिफरेंट पर अलग अलग ग्लास की अलग अलग होगी, लेकिन मैं एक वैल्यू बोलता हूँ, जैसे 2.66 into 10 की पावर -11 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसी ग्लास की है, ठीक है। उसके बाद वाटर की देख लेते हैं, तो वाटर की है 7.16 into 10 की पावर -10, यूनिट वही पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना।
तो इस तरह से भाई ग्लास की हो गई, वाटर की हो गई, माइका 5.31 इंटू 10 की पावर -11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से भाई हर एक मीडियम के अलग अलग है। तो चार्जेस जिस मीडियम में भी होंगे, जिस मीडियम में भी चार्जेस रखेंगे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू उसी मीडियम की रखनी पड़ेगी। जो हम जर्नल जब आप पढ़ते हो क्लास 12 में कूलम्स लॉ, तो वहां पर ऐसा लिखा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/R²। क्यों? क्योंकि हम जनरली मानते हैं कि चार्जेस फ्री स्पेस में है, ठीक है ना। लेकिन अगर चार्जेस वाटर में है तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहां पर एप्सिलॉन आएगा और वाटर की परमिटिविटी डालनी है जो यहां पर रखी हुई, ठीक है। सो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है इसका परमिटिविटी का। बट दिक्कत ये है कि भाई इतने सारे मीडियम्स की ये परमिटिविटी याद रखना, इट इज नॉट इजी कप ऑफ टी, ठीक। भाई 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमने तो कर ली याद वैक्यूम की। अब भाई वाटर की करो, ग्लास की करो, माइका की करो, और ये तो मैंने सिर्फ 3-4 एग्जांपल्स दी, और कितने सारे मीडियम हो सकते, कितने ऑयल होंगे, कितने अलग अलग गैसेस होंगी, किस किस का याद रखेंगे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मतलब मेमोराइज दीज वैल्यूज। इसके लिए कॉन्सेप्ट किया गया कि भाई इसको थोड़ा इजी किया जाए। एक काम करते हैं भाई, हम एक वैल्यू याद रखेंगे, वो है फ्री स्पेस की, और बाकी सब मीडियम्स की कंपेयर करेंगे फ्री स्पेस के मुकाबले में, ठीक है ना। ये जो पहले एयर वैक्यूम में परमिटिविटी है, मान लीजिए उसको एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ग्लास की परमिटिविटी को मैं एप्सिलॉन जी रख लेता हूं, ठीक है, जी फॉर ग्लास। वाटर की परमिटिविटी को एप्सिलॉन डब्ल्यू, एप्सिलॉन एम, ठीक है ना, इस तरह से लिख दिया मैंने। तो ऐसा कम करते हैं भाई, हम कंपेयर करते हैं जरा इनकी परमिटिविटी को, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, मान लीजिए वाटर की बात करूं, तो वाटर की परमिटिविटी को जरा कंपेयर करते हैं एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से। तो मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जरा रेशो निकालते हैं। तो क्या आएगा, परमिटिविटी ऑफ वाटर 7.16 इंटू 10 की पावर -10, यूनिट नहीं लिख रहा मैं, यूनिट सेम है तो यूनिट नहीं लिख रहा, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 81 के बराबर आ जाएगा, लगभग किसके बराबर, 81 के बराबर। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए ग्लास की परमिटिविटी को, ये ऊपर मिटा देता हूं मैं, सिमिलरली अगर आप ग्लास की परमिटिविटी को कंपेयर करेंगे फ्री स्पेस की परमिटिविटी से, तो ग्लास की परमिटिविटी भी लिखी मैंने 2.66 इंटू 10 की पावर -11, और फ्री स्पेस की लिखी है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 3, ठीक है। तो इजी नंबर मिल रहे हैं, इंटीजर्स यहां से मिल रहे हैं कुछ, ठीक है ना, हो सकता है कोई डेसिमल नंबर भी आ जाए। तो भाई ये ज्यादा आसान है। हम क्या कर सकते हैं कि भाई परमिटिविटी को किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर कर सकते हैं कि फ्री स्पेस के मुकाबले मतलब कितने, हाउ मेनी टाइम्स ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी, हाउ मेनी टाइम्स है, इसमें कितने टाइम्स है, इस तरह से रेशो निकालते हैं दोनों का। और इसी कंपैरिजन को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन आर के साथ। यहां पर भी ये किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन आर के साथ, ठीक है ना। ये क्यों किया गया भाई, ये बड़े बड़े नंबर्स थे, इनको कौन मेमोराइज करे। हम क्या कर सकते हैं, इसको जब कंपेयर करेंगे एयर और वैक्यूम से तो हमें स्मॉल स्मॉल नंबर्स मिलेंगे। जैसे अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने ये एग्जांपल दी, हमने भाई क्या किया, ग्लास की परमिटिविटी को एयर वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दिया, और हमारे पास जो परमिटिविटी आई वो हो गई रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी किसकी, ग्लास की, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगर हमें ग्लास की परमिटिविटी निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, यहां से निकाल सकते हैं ना, परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और रिलेटिव परमिटिविटी तो एक नंबर है 3,
तो ये याद रखनी हमने रिलेटिव परमिटिविटी। इसका वैल्यू यहाँ पे 3 डालेंगे और ये तो हमने मेमोराइज कर ही लिया है पहले, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो भाई हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो गया, हम किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी याद रख सकते हैं। और भाई वैक्यूम की तो हमें हमेशा याद रहती ही है। तो रिलेटिव परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हम वैक्यूम की परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाती है। तो इट इज एन इजी टास्क। हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, सभी मीडियम्स की परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी याद नहीं करेंगे, उन मीडियम्स की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो निकाल के रख सकते हैं और उसको याद करना ज्यादा आसान होगा। इसी तरह से अगर मुझे वाटर की परमिटिविटी निकालनी है, मान लीजिए मुझे परमिटिविटी निकालनी है वाटर की, तो मैं क्या करूंगा, रिलेटिव परमिटिविटी निकालूंगा वाटर की, उसको मल्टीप्लाई करूंगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। और मुझे पता है वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 होती है और फ्री स्पेस की तो हमें पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है ना। सो ये इजी है भाई, ये आसान है। बस एक वैल्यू याद रखो जो कि फ्री स्पेस की, एक तो हम रख सकते हैं, बाकी जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी याद रखो, वो होगा 3, 2, 1, 81, 1 पॉइंट समथिंग, ये नंबर्स होंगे, ये हम याद रख सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। तो रिलेटिव परमिटिविटी, ज्यादा लंबी डेफिनेशन लिखूंगा, सीधे शॉर्ट में लिखूंगा, ये रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को डिवाइड करना है टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। भाई फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, मतलब अगर मुझे किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, जिसको म्यू आर बोला जाता है, किसके बराबर होगी, उस मीडियम की आपको परमिटिविटी पता होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यह डेफिनेशन। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका दूसरा नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, और कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। सो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना। तो भाई ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी, ग्लास बड़ी किस्म की होती है, 3 to 4 होती है, 3 से लेके 4 तक अलग अलग ग्लासेस की होगी। किसी एक टाइप की 3, 4 इस तरह 3.1, 3.2 ऐसे हो सकती है, और 3 से 4 के बीच में रहेगी। वाटर की 81 होती है। एयर की कितनी होती है, एयर की होती है 1.006। ठीक है ना। तो इसीलिए देखो एयर की जो है लगभग 1 के बराबर है। तो वैक्यूम की क्या होगी, वैक्यूम की 1 होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम वैक्यूम की एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे तो ऊपर भी वैक्यूम की परमिटिविटी, नीचे भी 1 आ जाएगा ना। सो एयर की भी 1 के ही करीब है, 0.006, बहुत ही कम डिफरेंस है इन दोनों में। दैट्स वाई हम एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी सेम ही समझते हैं। ठीक, इस तरह से कॉन्सेप्ट आता है भाई रिलेटिव परमिटिविटी का या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब इससे क्या आसानी हो गई, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी किसके बराबर होगा जी, अगर मुझे मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी से कूलम्स लॉ मॉडिफाई हो जाएगा। मैं ये मिटा देता हूं ऊपर वाला हेडिंग। मान लीजिए अब दो चार्जेस किसी मीडियम में हैं, उनके बीच का फोर्स किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है ना। अब हम इस एप्सिलॉन को चेंज कर देंगे, यहां पे देखो यहां हो जाएगा 1/4 पाई। किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू, तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, या आप इस एप्सिलॉन आर की जगह पर के भी लिख सकते हो, जिसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इनटू Q1/Q2 इंटू आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर।
क्लियर है? ये है जी आपके पास, ठीक है। और अगर आप यहां से इसको ऐसे कंपेयर करो, देखो ये के यहां से आपको, ये जो है दिस इज फोर्स, दिस इज, ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है फोर्स इन वैक्यूम, दिस इज फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय ये के। इसका मतलब है अगर आप किसी भी मीडियम में दो चार्जेस को रखेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट n हो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, n हो, एग्जांपल दे रहा हूं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, n हो, तो उसकी फोर्स वैक्यूम के मुकाबले n टाइम डिक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए भाई आपके पास कोई ऐसा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, ठीक है ना। वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना था, 10 न्यूटन था। अगर आप वही चार्जेस उतने ही डिस्टेंस पे इस मीडियम में रखेंगे तो फोर्स जो है वो 2 टाइम्स कम हो जाएगा, दैट इज 5 न्यूटन हो जाएगा। तो किसी भी मीडियम में फोर्स कितना कम हो जाता है वैक्यूम के मुकाबले में, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो के टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस तरह से भाई हम किसी भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। हमें उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी याद रखने की जरूरत नहीं है, हम उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखते हैं। अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं भाई, ये ठीक है। तो मीडियम में फोर्स निकालना है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो। ये तो एक भाई कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, इसको हमें याद ही है। तो चार्जेस दिए होंगे, डिस्टेंस भी दिया होगा। सो दिस इज अबाउट द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।